Bismillahirrahmanirrahim. We have already studied the chapter 9 depreciation portion in the last class, and we can see that there is another attachment on your LMS, and viewers can see that attachment. ये अटैचमेंट जो है वो हमें मुख्तलिफ इसमें यानी लेक्चर 1 से रेलिवेंट जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मेंशन है। इसी तरह डिप्रिसिएशन जो हमने डिस्कस कर लिया था उससे रेलिवेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम मुख्तसरन इसको डिस्कस करेंगे और इन डिटेल जो है वो आप लोग इसको ऑलरेडी देख सकेंगे। सही। और इससे पिछली भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे इसका ज़्यादा बेहतर प्रिफरेबल सोल्यूशन तरीक़ेकार ये है कि आप सबसे पहले जो है ये सवाल पढ़ें, खुद से सॉल्व करें अपनी नोटबुक पे, और उसके बाद जो है फिर उसको मैच कर लें कि आपको जो ये सजेस्टेड सोल्यूशन है, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो इवन आप इस सोल्यूशन को चैलेंज कर सकते हैं। ये सोल्यूशन ज़ाहिर सी बात है आपको अंदाज़ा है कि बने हुए मिल जाते हैं। तो ये अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, आप अपनी तरफ से बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी बात सही है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि इस सोल्यूशन के पाबंद होकर चलें, आप जो है इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन उससे पहले आपको अच्छी तरह जो है वो अंदाज़ा हो, थ्योरी जो है वो आपकी परफेक्ट हो। तो ये बिल्कुल इनिशियल ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं, बहुत आसान सी बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिसको हम बैलेंस शीट में अपने फिक्स एसेट के अंदर या नॉन करंट एसेट्स के अंदर लेकर जाते हैं। तो इनमें से कौन कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं? नंबर ए वाला जो ऑप्शन है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर शो कर रहा है, और डी वाला, ये दो जो है, और आखिर एफ, ये तीन जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। रिमेनिंग जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जिनको हम इनकम स्टेटमेंट में लेकर जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स भी कहते हैं, और इनकी एब्रीवेशन ओपेक्स यानी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर को ओपेक्स कहते हैं, और जो फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट्स के हैं कैपेक्स कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहा जाता है। तो इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर जो है वो पहले ही लेक्चर से रेलेवेंट जो है ये कुछ प्रॉब्लम नंबर 9.1a है। ये जो बुक आप लोग यूज़ कर रहे हैं विलियम्स, हाका, बटनर एंड एक और ऑथर है, इसका 16 एडिशन जो है ये आपके पास जो है इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर मौजूद है, और इस सवाल को भी जो है वो सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है। और इस सवाल में अगर हम देखें, इसको पढ़ना सीखना चाहें तो आसान है। प्रॉब्लम के साथ ही नीचे मेंशन होता है कि किससे रेलेवेंट है। डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्लांट एसेट। आप कोई फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट, प्लांट एसेट खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे। अगेन आपने लेक्चर थ्योरी कॉन्सेप्ट्स वाला लेक्चर आपने सही तरह पढ़ा हुआ है, तो बहुत आसानी से आप इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। सही। तो इसके लिए भी अगेन मेथड यही है कि सबसे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। समझ लें कि बुक आपके सामने है या बुक का चैप्टर ऑलरेडी आप लोगों को LMS पे अपलोडेड है, तो हेल्प लेते हुए आप जो है वो पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें इंडिविजुअल, क्योंकि एग्जाम में आप इंडिविजुअल होंगे, आप ग्रुप में नहीं होंगे। उसके बाद आप इसको जो है वो क्रॉस मैच कर सकते हैं। जो यहाँ पर इन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है इसको जो है सामने रखते हुए आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और अगेन जो है अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है, आप अपने ग्रुप, अपने प्रोजेक्ट में अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ जो है वो उसको डिस्कस कर सकते हैं कि अगर इसमें और आपका कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको जो है वो आप अपनी थ्योरी की बेस पर जो है वो रीचेक कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और उसके बाद जो आज हमारा फोकस है वो हम उस पर फोकस करेंगे, डिप्रिसिएशन। सही। डिप्रिसिएशन फ्रैक्शनल एक्सरसाइज है 9.3। अगेन ये जो है ये आपकी बुक के 16 एडिशन, सारी एक्सरसाइजेज, सारे प्रॉब्लम्स हम जो है 16 एडिशन से यूज़ कर रहे हैं। और इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो सॉल्व करने का तरीक़ेकार है वो हमारा बिल्कुल सिंपल होता है। सही। वो तरीक़ेकार होता है ये मैं आपके सामने ही जो है वो लाइव उसमें भी कोशिश कर लेता हूँ कि रिकॉर्ड में भी आ जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हो सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि डेटा या इंफॉर्मेशन, इसकी हेडिंग डाल के जो आपको जो है वो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे, और उसके बाद जो है वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो लिखेंगे कि रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और रिक्वायरमेंट्स जो है वो ABC जैसे यहाँ पर मेंशन है,
जिस अंदाज में रिक्वायरमेंट्स हो, कोशिश करें कि आप जवाब में भी अपने अपने प्रैक्टिस में आदत डाल लें कि जिस जैसे ये ABC है तो 1 2 3 करके रिस्पॉन्स ना करिएगा। रिक्वायरमेंट में भी सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.3A, तो कोशिश करें जितना साफ सुथरा इजी लिखेंगे, इजी टू चेक होगा, उतना आपके लिए ज़िंदगी में आसानी रहेगी। सिर्फ इस कोर्स के लिए बात नहीं कर रहा, बल्कि तमाम एग्जाम्स में, तमाम असाइनमेंट्स में जितना आप जो है वो इजी अंदाज में लिखेंगे, इजी टू चेक होगा, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कोई चीज़ मिस नहीं होगी। अदरवाइज टीचर्स भी इंसान हैं, उनसे कोई चीज़ मिस हो सकती है। अगर आपने जो है वो गोला गंडा बना के या खिचड़ी बना के लिखा है, कुछ कोई चीज़ कहीं है, कोई कहीं है। और प्रिफरेबली कोशिश किया करें कि ऐसा, तकरीबन कोशिश करें कि सीक्वेंस से जवाब दें। सीक्वेंस से मतलब आपने एक सवाल शुरू किया है तो उसका जो है A फिर B फिर C फिर D। अगर फर्ज करें आपको जो है वो बी पार्ट उतना पक्का नहीं आ रहा, आप जो है वो उसको अभी आखिर में रखना चाह रहे हैं, तो उसका अंदाज़ा कर लें कि कितनी जगह होनी चाहिए, उससे थोड़ी सी ज़्यादा जगह छोड़ के। और वो जो है, यानी टीचर जब चेक करने पे आए या चेक करने वाला जब चेक करने पे आए तो उसको सीक्वेंस से मिले। ये ना हो कि आपका पार्ट ए एक जगह हो, बी के लिए उसको जो है वो 6 सफ़े तलाश करना पड़े, तो खुदा न खास्ता मिस हो गया तो आपका नुकसान है। अगेन जो कहावत है उर्दू में कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, नुकसान खरबूजे का होता है। तो अगर मिस्टेक आप करते हैं इस तरह की कि पार्ट ए यहाँ किया और बी के लिए जो है वो आपने कहीं और कर दिया, तो वो हो सकता है कि वो ओवरलुक हो जाए। और उसमें भी प्रॉपर जो है वो हाशिए के अंदर आपका जो है क्वेश्चन नंबर और प्रॉपर वो आना चाहिए, पार्ट नंबर आना चाहिए, ताकि जितना साफ सुथरा, जितना इजी टू चेक होगा, उतना आपके लिए ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सही जी। अच्छा, अब इसमें अगेन जो मेथड हमने बनाया, सबसे पहले जो है वो इसको हम आसान कर देते हैं। डेटा की आपने हेडिंग डाली, गिवन इन्फॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट्स। सही है, रिक्वायरमेंट्स कह लें या रिक्वायर्ड जो है वो कर लिया। तो उसमें अगेन फिर उसके बाद फॉर्म, यानी उसके बाद जो है वन बाय वन करके, जैसे ए की आप बात कर रहे हैं तो ए के अंदर जो है वो आप फॉर्मूला लिखेंगे इन्फॉर्मेशन के फ़ौरन बाद। जो फार्मूला लगे, फार्मूले को इग्नोर ना कीजिएगा। बाज़ स्टूडेंट बाद में शिकायत करते हैं कि हमने जो है वो सवाल तो सॉल्व कर लिया, सवाल सॉल्व कर लिया, हम कह सकते हैं, हो सकता है आपने जो है वो सवाल किसी का नकल करके सॉल्व किया हो। तो सही तरीक़ेकार को इख्तियार करें कि डेटा, उसमें से रिक्वायर्ड डेटा क्या है, गिवन डेटा क्या है, और उसके बाद फार्मूला। फार्मूला जो है वो यानी अकाउंट्स में बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान आसान से फार्मूले होते हैं, उसको लिखेंगे। और उसके बाद जो है वो फार्मूला जो है वो लिखने के बाद फिर आप सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, यानी सॉल्यूशन लिखेंगे। और रिक्वायरमेंट्स जब आपने लिख ली, सॉल्यूशन, और उसमें जो है वो ए और उसका फार्मूला, फिर उसके बाद डेटा पुट करेंगे फार्मूला लिखने के बाद। और डेटा पुट करने के बाद जो है फिर आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इस अंदाज में जो है वो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप इसको अगर चेक करें तो डेटा, जो भी आपका फॉर्मूले के अंदर आपने महसूस किया, इसमें करंट एसेट चाहिए, इसमें फिक्स एसेट चाहिए, इसमें डिप्रिसिएशन चाहिए, इसमें एक्स वाई जी, तो वो जो है वो आप रेलेवेंट जो है डेटा पुट करेंगे। और उसके बाद अगेन उसमें कुछ डेटा आपके पास होगा, कुछ नहीं होगा, जो नहीं है उसको जो है वो ना आपने फाइंड आउट करना होता है। तो ये तरीक़ेकार जो है वो हम इख्तियार करेंगे तो बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत आसानी से अपने अपने सवालात को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम आते हैं यहीं पर, और इसमें जो है जो मेथड हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन, चले मैं ये आपकी सहूलत के लिए यहाँ ले आता हूँ। इसको को जो है वो हमने, अच्छा जी, अब इसमें अगर हम देखें तो गिवन इन्फॉर्मेशन जनरल में क्या है, अगस्त 3 से बात शुरू कर रहे हैं। अगस्त 3 ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है। क्यों? इसलिए कि डिप्रिसिएशन में बहुत दफ़ा जो है वो आपका मैटर करता है कि कब से ये चीज़ ख़रीदी गई है, क्योंकि पूरा साल लगाना है, आधा लगाना है, क्या तरीक़ेकार होगा, ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो अगस्त 3 को इन्होंने, कंपनी का नाम आ गया, कंपनी का नाम। अब आप जब प्रॉपर एग्जाम कर रहे होंगे तो एग्जाम में अगेन 3 हेडिंग्स डलती हैं। सबसे पहले कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी शेड्यूल बनाना हो, कोई भी टेबल बनाना हो, जनरल एंट्री हो या कोई सी भी चीज़ हो, तो 3 हेडिंग्स कम से कम होती हैं। सबसे पहली हेडिंग में कंपनी का नाम आ जाता है, तो आप जो है वो जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्यूशन के अंदर जो है वो कंपनी का नाम आप नोट कर लेंगे। जो
और मिड मिड में होगा, ये चीज़ जो है वो जहन में रखेंगे। तो हम यहाँ पर भी इसको मिड में ले आते हैं। कंपनी नेम हमें पता चल गया, यहाँ पर जो है कंपनी का नाम क्या है। फिर उसके बाद जो है अब इन्होंने दूसरी हेडिंग जो है वो हमें बताती है अकाउंटिंग के अंदर कि ये क्या है। तो हम ये जो है अगर देखें तो ये कॉम्पिटिशन है, कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। सही जी। कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, शेड्यूल ऑफ डिप्रिसिएशन, कैलकुलेशन फॉर द डिप्रिसिएशन, ये जो भी आप नाम डालना चाहें। और फिर इसमें कब के लिए है तो ये डिपेंड करेगा आपको इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉर द पीरियड एंडेड 2007 2000 XYZ। तो वो जो है वो आपकी तीसरी हेडिंग होती है, टाइम पीरियड को जो शो कर रही होती है। तो इसमें अगर हम देखें स्पेशल पर्पस इक्विपमेंट इन्होंने खरीदा है एट द कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन। 10 मिलियन जो है कॉस्ट आ गई हमारे पास, गिवन इन्फॉर्मेशन। अच्छा, कोशिश करें ये कोमास डालने की आदत डालें। आखिर के तीन जो आपके नंबर्स हैं उससे पहले कोमा डलेगा जो थाउजेंड्स को शो करेगा। उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी स्टाइल में हम लाख को कंसिडर करते हैं, लेकिन नॉर्मली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जो है ये लाख कुछ नहीं होता, बल्कि ये मिलियन होता है। यानी थाउजेंड होते हैं 3 सिफर के बाद, फिर उसके बाद जो है मिलियंस होते हैं 6 सिफर के साथ, और उसके बाद बिलियंस होते हैं जिसको हम अरब कहते हैं उर्दू में, और ये जो मिलियन है इसको 10 लाख कहते हैं। तो ये आप अकाउंट्स, फाइनेंस, मैथ्स, ये इन चीज़ों में, इन चीज़ों बहुत बेसिक और बुनियादी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो है वो हमें इन्होंने बताई, तो कि ये 1 मिलियन है। उसके बाद जो है हम आगे मूव करें, द यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट वाज एस्टिमेटेड टू बी 8 ईयर्स। सही है। तो ये लाइफ जो है, ये लाइफ ऑफ द एसेट आप यहाँ पर लिख लें 8 ईयर्स, साथ में जो है वो मेंशन कर लें। और फर्दर इंफॉर्मेशन में अब देखें यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर जो है वो हम ये सारी चीज़ें नोट करते जा रहे हैं, ताकि जब हमें जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े, क्योंकि पैराग्राफ स्टाइल में हो सकता है कोई चीज़ ओवर कर जाए, आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें और कोई चीज़ ओवरलुक कर जाए। इसलिए बेहतर यही है कि थोड़ा सा इसमें शुरू में तो टाइम लगेगा, उसके बाद आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ जाएंगी तो विद इन सेकेंड्स जो है वो आप ये डेटा बना लेंगे, कोई तो मसला नहीं होगा। लेकिन जब आप डेटा पुट कर रहे होंगे उस वक्त कोई मिस्टेक उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं हो। फर्दर इसमें हमें जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसमें मिली है विद रेजिडल वैल्यू ऑफ $50,000। तो रेजिडल वैल्यू को हम RS भी लिख सकते हैं या पूरा जो लिख लेते हैं, ताकि कोई बाद में मिस्टेक्स ना हो। रेजिडल वैल्यू, अच्छा रेजिडल वैल्यू जो है ये डॉलर, अच्छा कोशिश करें डॉलर या PKR वगैरह के साइंस साथ में रहें ताकि चीज़ें और जितनी क्लियर हो उतना अच्छा है। और 50,000, तो 50 और उसके बाद 3 जो है वो सिफर। ये जनरल इंफॉर्मेशन है। अब इसमें कंपनी दी कंप्यूट द डिप्रिसिएशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईच कैलेंडर ईयर फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस अंडर द स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड हाफ ईयर कन्वेंशन। अब यहाँ पर देखें ये मेथड हम ऑलरेडी जो है वो स्लाइड्स में पढ़ भी चुके हैं, और जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग्स में सुनेंगे इसको पढ़ चुके होंगे या पढ़ लेंगे। तो इस मेथड के अंदर अब यहाँ पर जो है वो हमने बनाना है डिप्रिसिएशन, कंपटीशन फॉर डिप्रिसिएशन। अब ये सोल्यूशन की तरफ हम आ गए हैं, और सोल्यूशंस के साथ जो है यहाँ पर हम इसको सोल्यूशंस हम बना रहे हैं ए का। सही जी। ए का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, कंप्यूट द डिप्रिसिएशन, ये करके हमने इसको मेंशन कर दिया। और इसको जो है वो अगेन जो मेथड हमने सीखा था स्लाइड्स के अंदर, अगेन आपको मैं शो कर देता हूँ कि हमें जो है वो बेसिकली शॉर्टकट में भी काम कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स नॉर्मली लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होते हैं। तो इसके लिए हमें जो मेथड है यूज़ करना है, इस तरह का एक टेबल बनाना है। हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं ताकि ज़िंदगी आसान रहे। इसमें हमने टेबल बनाना है, कितने कॉलम होने चाहिए, 1 2 3 4 5। इस वाले टेबल के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमने 4 कॉलम बनाए हैं, और 5 कॉलम बनाने हैं। और इसके बाद वाले के अंदर जो है वो हम ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये 5 साल का है तो 6। अच्छा, अब इसमें जो है अगर आप ऑब्जर्व करें तो सबसे पहला कॉलम, फिर उसके बाद DRCR टोटल डिप्रिसिएशन और एंड बुक वैल्यू।
तो एयर से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद जो है वो डेबिट होगा। डेबिट का हम मुख्तसरन डीआर भी लिखते हैं। डिप्रिसिएशन, ये आप अज्यूम कर लें, आप जनरल एंट्री बना रहे हैं, तो जब डिप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा तो हमें पता है कि ये एक्सपेंस में इजाफा होता है तो डेबिट होता है, डीआर होगा। तो इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो क्रेडिट होगा। कौन बताएगा कि क्या चीज़ क्रेडिट होगी? आप लोग माइक भी यूज़ कर सकते हैं, चैट बॉक्स भी यूज़ कर लेंगे, लेकिन चैट बॉक्स में देखने के लिए जाना पड़ेगा दूसरी स्क्रीन पे। तो माइक भी यूज़ कर सकते हैं आप, ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहें। सही है। आपके चैट बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ पर? जी, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का नाम जो है हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं, ये भी नाम हम लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जो हम स्लाइड्स और बुक पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो है ये नाम यूज़ हो रहा है। लेकिन इसको जो है वो हम एक और नाम देते हैं। अ, वो नाम है अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा जो है वो बेहतर वर्ड्स अलाउंस हैं। उसकी वजह ये है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता, क्योंकि अकुमुलेशन जो है वो उसका एक और नाम, एक और वजह से भी जो है वो यूज़ होता है। तो अलाउंस फॉर, अलाउंस स्लैश अकोमोडेट कर लेता हूँ, आपको एक यूज़ कर लीजिएगा फॉर डिप्रिसिएशन। सही, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन या अकोमोडेट फॉर अकोमोडेटेड डिप्रिसिएशन। ये जो है अलाउंस फॉर और अकोमोडेटेड, अकोमोडेटेड के बाद में। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो है वो बेसिकली जो है वो हम जो करना चाह रहे हैं वो है टोटल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, या जो है वो अगर इसको हम वही अकोमुलेटेड का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसमें जो है ये हमारे पास अकोमुलेटेड डिप्रिसिएशन बैलेंस का वर्ड यूज़ कर रहा था, मतलब उसका भी यही था कि टोटल बैलेंस। अच्छा जी, उसके बाद जो है अच्छा सुहेमा, मेरे ख्याल में आपके अटेंडेंस का इशू है, तो अब नेक्स्ट अटेंडेंस में टाइम पे मौजूद रहिएगा और उसी में एडजस्ट करा लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद टोटल अलाउंस के बाद लिमिट हमारे पास जो है वो बच जाती है रिमेनिंग बुक वैल्यू। और इसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास सिंपल सा है। रिमेनिंग बुक वैल्यू का फॉर्मूला हम जो है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड या टोटल, ये जो है ये आपके लिए हर साल का बहुत आसान हो गया। ये फार्मूला मैंने साथ लिख दिया, ये आपको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जो है याद रखने के लिए पहली पहली दफ़ा जो है ये, चूँकि बहुत दफ़ा ये फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा, ये टेबल बनाना पड़ेगा, तो उस वक्त जो है वो आपके लिए मुश्किल ना हो। अच्छा जी, अब इसमें अगर हम देखें, ये इसमें ए में क्या कह रहा है, और ये टेबल चूंकि हमें बाद में भी ज़रूरत पड़ सकता है, हम इसको एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं ताकि बाद में बी सी डी में जो है वो हम इसको और सॉल्व कर सकें। बी बी सी वगैरह में भी जो है ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। सवाल हमने रिक्वायरमेंट ए, कंप्यूट द डिप्रिसिएशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईच कैलेंडर ईयर फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस अंडर द स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड हाफ ईयर कन्वेंशन। अच्छा, हाफ ईयर कन्वेंशन तो बात की बात है, लेकिन हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू, और जिसको हम रेजिडुअल वैल्यू ऊपर कह चुके हैं, तो ये ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि अपॉन हम आ भी लगा सकें। और इसको जो है हम दोनों को टोटल करने के बाद, ये चीज़ इसीलिए ब्रैकेट लगाने का मकसद यही है कि फार्मूला जो है वो हमारे पास बिल्कुल सही रहे। और इसको जो है लाइफ
ईयर्स से जो है लाइफ ईयर्स, ये जो है ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। इसको अगर इस फॉर्मूले के अंदर डेटा पुट करें तो फर्स्ट यानी इनिशियल एक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट हमारे पास ऊपर मेंशन है मिलियन यानी 10 लाख, और उसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, उसमें से माइनस कर लेते हैं 50,000 सैलवेज वैल्यू के तौर पर, और उन इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम 8 से। सही, तो अब ये आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं सिंपल, और कैलकुलेशंस करने के लिए जो है वो जिन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत आसान है वो अपने तौर पर प्रैक्टिस करें तो उनके लिए ज़्यादा प्रेफर है, और वो स्टूडेंट जिनको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो रही हो वो जो है इसको इस पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट ऑलरेडी कॉमर्स का बैकग्राउंड रखते हैं, इंटर कॉमर्स या ए लेवल ओ लेवल में अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, तो वो या दूसरे फील्ड से आए हैं लेकिन उनके लिए बहुत आसानी से ये ऑलरेडी लेक्चर सही तरह सुना है और आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो अपने तौर पर ही इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर लें। और वो स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड नहीं है या उनके लिए समझने में मुश्किल हो रही हो तो वो फोकस करें इसको समझने पे। तो फॉर्मूला हमने सामने रखा हुआ है, इस फॉर्मूले को जो है वो अगर हम पुट करें डेटा को 1 मिलियन माइनस 150,000, अब ये लाजमन इज इक्वल टू का वो कर दें, अदरवाइज आप डायरेक्ट फार्मूले में जो है वो डिवाइड बाय कर देंगे तो वो सिर्फ 50,000 को डिवाइड पहले करेगा, क्योंकि मैथ का सिंपल उसूल है कि हमेशा वो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन पहले करता है कोई भी इक्वेशन हो हमारे पास, और जो है वो माइनस और प्लस बाद में करता है। लेकिन हमें जो है इन दोनों का मजमुई जो 10 मिलियन में से 1 मिलियन में से 50,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको डिवाइड करना है। तो इस उसूल को जहन में रखते हुए हमने पहले कैलकुलेटर में कर रहे हैं तो इज इक्वल टू लाजमी कर दें, इसके बाद हमने डिवाइड का मार्क किया और 8 से डिवाइड कर दिया, बहुत आसान हो गया मामला। 8118 और कोमा 750, कोमा और पॉइंट्स के अंदर या इशारिये के अंदर बहुत डिफरेंस है, तो केयरफुली इसको यूज कीजिए। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया, ये आपका हर साल जो डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड का फुल ईयर का जो है फुल ईयर, ये आपने नॉर्मल अल्फाज में भी लिख देना है ताकि जो है वो जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए भी आसानी हो जाए, फ्यूचर में भी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये चीज़ बड़ा काम दे सकती है। फुल ईयर का जो है वो हमारे पास डिप्रिसिएशन आ गया बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन हमें उसने जो है वो एक पॉइंट इसने कहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, हमें सवाल के अंदर अगर पढ़ें तो इसमें इसने कहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ तक होती बात तो हमने निकाल लिया था जवाब। लेकिन यहाँ कह रहा है हाफ ईयर कन्वेंशन। हाफ ईयर कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि जिस साल खरीदा है पहला साल, उस साल जो है वो हाफ ईयर की जो है वो डिप्रिसिएशन लगाना है। तो इसको सिंपल हम डिवाइड कर देंगे हाफ ईयर कन्वेंशन में लाने के लिए, और हाफ ईयर कन्वेंशन ये प्रॉपर आप कोशिश करेंगे चीज़ें जो है वो क्लियरली मेंशन करें, स्टेप्स कोई बाईपास ना करें, ताकि जो है वो बहुत इजी वे में जो है वो आप हाफ ईयर कन्वेंशन के लिए हमने फुल ईयर की अमाउंट लिखी और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। बहुत आसान सा काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, तो हम इस पे जाते हैं, इस पे क्लिक किया। अच्छा जी, 118,750 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया 59 और 59,000 यानी कोमा, कोमा के बाद जो है 375। तो इस तरह जो है वो हम इसको जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो पहले साल ये वाली अमाउंट जो है वो डेबिट भी होगी पहले साल, यानी हमने यहाँ पर लिखना है ईयर 1। अगर आपके पास ईयर मौजूद है 2008 7 6 जो भी है तो वो आप उसको मेंशन कर देंगे, वरना आप ईयर 1 2 3 4 कर सकते हैं। ईयर 1 में डेबिट भी होगी अमाउंट होगी, आपको पता ही है कि सेम अमाउंट क्रेडिट भी होगी, और बैलेंस भी पहले साल चूंकि इससे पहले का कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा तो यही अमाउंट बैलेंस में भी आ जाएगी। सही।
अच्छा, अब यहाँ पर एक मामला ये हुआ कि हमने कॉस्ट सबसे पहले लिखनी है, भले उसकी हेडिंग ना भी डालें, कॉस्ट जो है सबसे पहले लिखनी है, मेंशन करनी है, और इसको जो है यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर देना है कि कॉस्ट। अब रिमेनिंग बैलेंस जो है वो कौन बताएगा जल्दी से कि रिमेनिंग कितना रह गया। अगेन फॉर्मूला या मेथड हमने कॉस्ट जो ये आ गई, इसमें से टोटल अलाउंस माइनस करना है, तो कितनी अमाउंट बचेगी। इसमें हमने 1 मिलियन यानी 10 लाख माइनस 59,375, सही। ये जवाब हमारे पास आ गया 9,40,000 कोमा 625। सही है जी, ये आपके पास एक हो गया। अब इसके बाद ईयर टू। जी, ईयर टू में कितनी अमाउंट आएगी। ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, ईयर फाइव। जी, कितनी अमाउंट आएगी। कौन बताएगा, कोई जाग रहा है या सब सो गए हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड के अंदर जो है वो बहुत काम आसान है, स्ट्रेट लाइन है, सिंपल जो है ईयर 2, 3, 4, 5 इन सब में जो है सेम अमाउंट आएगी। जो फुल ईयर का हमने जो है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था वो अब काम आएगा, जस्ट इसको सबको हमने पुट कर दिया। अच्छा, ये हम एक्सेल पे कर रहे होते तो बहुत ही अच्छा हो जाता, हम फॉर्मूला लगा लेते, लेकिन जानबूझ के मैंने एक्सेल के बजाय वर्ड चूज किया है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब आपने एग्जाम देना है तो एग्जाम की हद तक जो है वो आपको सेल्फ कैलकुलेशंस करनी है, तो एम एस वर्ड ज़्यादा बेहतर है उसके लिए एक्सेल के मुकाबले में, क्योंकि आपको वहाँ पर एक्सेल अलाउ नहीं होगा, तो ये आपसे ज़्यादा करीब है। तो अब इसमें सिंपल हमने क्या करना है, टोटल अलाउंस निकालने के लिए हमने जो पिछले साल का बैलेंस था उसमें ऐड कर देना है इस साल को, तो हमारे पास जो है वो और टोटल अलाउंस आ जाएगा। अगेन इसमें कैलकुलेटर को यूज़ हम करेंगे। मैं थोड़ा सा बिल्कुल बेबी स्टेप्स के ज़रिए बच्चों वाले स्टाइल में आपकी लैंग्वेज में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये वो स्टूडेंट्स भी जिनका बैकग्राउंड नहीं है, जिनको मैथ से जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी नहीं है, वो भी जो है उसको पिक करते हुए चलें। वो स्टूडेंट जो मैथ में अच्छे हैं, जो अकाउंट्स पहले पढ़ चुके हैं, वो खुद से इसको सॉल्व करें, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगेन हमने पिछले साल का डेटा पुट किया इसमें, प्लस इसको कर दिया इस साल का जो है वो डिप्रिसिएशन आ गया 11,8750। अच्छा, आपके पास चूंकि एग्जाम में टाइम कम होता है तो मैं आसान तरीका बता देता हूँ जो आपको एग्जाम में भी इजी हो जाएगा, टाइम वो हो जाएगा। ये हमने कैलकुलेट किया, अब बजाय इसको मिटा के ये वाली कैलकुलेशंस में आए, अभी फिलहाल जो है आप एक काम यही करें कि आप जो है वो इसी डेटा के अंदर प्लस का निशान दबाएं या प्लस करें 118 और 750। ये कैलकुलेटर ऐसा ही समझ लें जैसा कि आपको जो है वो एग्जाम में भी अलाउ होता है, तो ये काम जो है वो आप आसानी से उसमें भी कर सकते हैं। 2296,875, उसके बाद जो है प्लस का बटन दबाया आपने, समझ लें अपने उसके अंदर, और 415, 4,15,000 और 625। उसके बाद जो है वो आपने सिंपल एक और दफ़ा ये काम करना है, तो प्लस का बटन दबाया और वही अमाउंट दोबारा लिख दी, तो जो है वो आपका काम हो गया 5,34,000, 5,34,375। देखिए, यहाँ तक तो काम आसान हो गया, और इसी आसान काम को हम आखिरी कॉलम भी जो फॉर्मूला बताया है, जो मेथड बताया है, इसको आपको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने जहन के अंदर इसको बखूबी लिखने की ज़रूरत है। और इसको मैं क्रॉस भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम में प्रैक्टिकली जो है वो आपने करना क्या है कि ये इसको इसको भी कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। एक तो ये है कि जो मेन पहली कॉस्ट है उसमें से ये टोटल बैलेंस को माइनस
माइनस करते चले जाएं। जैसे 10 लाख में से हमने 59,000 को माइनस किया था तो ये जवाब आ गया था। 10 लाख में से 1,78,000 को माइनस करेंगे जवाब आ जाएगा। इसी तरह और दूसरा तीसरा यहाँ तक कैलकुलेट होगा। लेकिन एक और मेथड भी है इसका कि जो आपके आखिरी साल का रिमेनिंग बुक वैल्यू है उसमें इस साल का डिप्रिसिएशन एक्सपेंस या अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वो जो है वो माइनस करते चले जाएं। तो जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए। कैलकुलेट करते वक्त अगेन मैं बताऊंगा, कैलकुलेट करते वक्त जो आपके लिए ज्यादा इजी मेथड होगा कैलकुलेट करते वक्त, समझने के लिए ज्यादा इजी क्या है, कॉस्ट में से टोटल अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन को माइनस करें। लेकिन कैलकुलेट करते वक्त क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट हो सकता है तो उस वक्त जो है आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा वो लास्ट ईयर में से इस साल का डिप्रिसिएशन माइनस करना, वो ज्यादा इजी होगा। कैसे, अभी हम देख लेते हैं। ये जस्ट हमें पता चला कि पहले साल का माइनस करने के बाद बचा है 9,40,000 और 625 माइनस हमने इसमें से इस साल का डिप्रिसिएशन माइनस कर लिया तो हमारे पास जो है वो बचा 8,21,875। वो लोग जो अभी भी कंफ्यूज हों तो वो क्रॉस चेक कर सकते हैं दोनों तरीकों को, दोनों तरीकों में जवाब सही आना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आपने कैलकुलेटर पे गए, अगेन एक दफ़ा जो है डिप्रिसिएशन माइनस कर लिया तो 7,03,125। उसके बाद अगेन आप जो है वो इस पे गए तो 5,84,375। उसके बाद अगेन आप इस पे गए 4,65,625। सही है जी। अब यहाँ पर देखें, ये इसने हमसे कहा था 5 साल का कन्वेंशनल, 5 साल का जो है वो बैलेंस मालूम करना है। 5 साल का जो है वो हमें डिप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम करना है। तो ये जो है ये तरीक़ेकार हमें बताया गया था। नहीं बल्कि 8 साल का, 8 साल का है, सही है। 5 साल का मैं समझ रहा था, 8 साल का है। तो 8 साल के लिए हमें अगेन ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8, 8 साल का हमें डिप्रिसिएशन मालूम करना है। तो अगेन यही वाली चीज़ें जो है ये कंटिन्यू होंगी। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ये जो है पहले साल के बाद रिमेनिंग कांस्टेंट चलता है स्ट्रेट लाइन में। तो अगेन इसमें भी इसी तरह आप वर्किंग करते जाएंगे। और एक मामला ये आएगा कि इसने हाफ ईयर कन्वेंशन की वजह से पहले साल आधा जो है वो हमने इसको डिवाइड किया था 2 से। तो इसमें करना क्या होगा, हाफ ईयर कन्वेंशन की वजह से ईयर 9 जो है एक एडिशनल ईयर, जो जितने भी साल का उसने कहा है उससे एक इजाफी साल आपने लेना है। और जो आपने हाफ ईयर यहाँ पर उसको रियायती टाइम दिया था, इस टाइम पीरियड को जो है वो यहाँ पर भी यूटिलाइज करना है और सेम उसी तरह कैलकुलेशंस करनी है। तो आपके पास क्रॉस चेकिंग का एक मेथड ये होता है इस सवाल के अंदर, जो रिमेनिंग बुक वैल्यू है वो सेम उतनी बच जानी चाहिए जितनी यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू है। तो ये आपके पास जो है क्रॉस चेकिंग का एक फॉर्मूला होता है। अब इसको जो है वो, ये तो ये नहीं, ये प्रॉपर टेबल बना के हो गया। फिर इसी तरह बी के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट द डिप्रिसिएशन एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड ईच कैलेंडर ईयर फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस अंडर 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, हाफ ईयर कन्वेंशन विद अ स्विच टू स्ट्रेट लाइन मेथड जो है ये करके इसके अंदर है। तो ये ऑलरेडी हम इस पे इन डिटेल में बात कर चुके थे और इसको चले हम 2 तरीके हैं, अगेन इसका अलग से ये टेबल बना लेते हैं और दूसरा तरीका ये है कि हम इसी के आगे कुछ जो वो बढ़ा लेते हैं, लेकिन हम अलग से बनाएंगे ताकि बात समझना समझाना आसान हो जाए। अगेन उसमें भी आपके इसी तरह जो है वो ईयर बनेंगे, ईयर 1 2 3 4, इसी तरह आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे मूव ऑन होंगे। सही। इसके बाद जो है यहाँ पर एक कॉलम इसमें बढ़ जाएगा, उसका नाम देते हैं हम कंप्यूटेशन।
अच्छा, इसके लिए जो मेथड हमने ऑलरेडी स्लाइड्स में पढ़ा हुआ है, वो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जो है वो हमारा इस फॉर्मूले के थ्रू होगा, और उसमें हम कॉलम, ये कंपटीशन का कॉलम हमने बढ़ा दिया है एक मजीद, तो ये यहाँ पर इस तरह सॉल्व होगा। कंपटीशन के लिए जो है वो हमारे पास जो सबसे पहले रेट निकालना होगा, और रेट निकालने के लिए अगेन मेथड हमने इसमें पढ़ा हुआ है, जस्ट यहाँ पॉइंट आउट करते हैं ताकि ये एक्सरसाइज जो है वो हम थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कर लें, और उसके बाद जो है फिर अगले मराहिल की तरफ मूव ऑन करें। तो इसकी जो आपकी डबल डिक्लाइनिंग का वर्ड आएगा, तो डबल डिक्लाइनिंग का मतलब है 200%, यानी 200% जो है डिक्लाइनिंग हमें करनी है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है डबल डिक्लाइनिंग का, फार्मूले तक पहुंचने के लिए ये 2 जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे डबल डिक्लाइनिंग के अंदर। और अगर यहाँ पर होगा 150% डिक्लाइनिंग, जैसे कि अगले एक सवाल के अंदर आएगा, तो उसमें जो हमारे पास मेथड होगा, जैसे 150% ये एक सवाल के अंदर मेंशन था, उसमें जो है वो हमने यहाँ पर 1.5 मेंशन करना है। तो अभी जो हमारे पास सवाल है उसमें अगर ऑब्जर्व करें तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूटिंग दी डिप्रिसिएशन 200%, यानी डबल डिक्लाइनिंग मेथड से हमें रिक्वायर्ड सॉल्व करना है इसको। तो अगेन जस्ट हम इस कैलकुलेशंस को सामने रखेंगे। हमारे पास जो अभी बुक वैल्यू आई है वो $1 मिलियन है, तो अपनी जगह रहेगा। 1/5 था यहाँ पर, क्योंकि 5 ईयर्स की लाइफ थी। अभी जो सवाल है हमारे पास उसमें 1.1/8 आएगा, क्योंकि 8 ईयर्स लाइफ है। और उसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगी फुल ईयर डिप्रिसिएशन बाय डबल डिक्लाइनिंग मेथड के जो है पहले साल की फुल ईयर जो है वो डिप्रिसिएशन कितनी होगी। लेकिन हमें जो है वो एक और काम करना है कि परसेंटेज निकालनी है कि बाद वाले सालों में, बाद वाले ईयर्स में किस तरह जो है वो कैलकुलेशंस होंगी। तो इसके लिए ये हमने कैलकुलेशन की, तो ये जवाब आया। और उसके बाद जो है फिर उसकी उसमें हमने ये चेक करना है कि ये जो इस सवाल के डेटा के मुताबिक 6,800 जो जवाब आया है, ये टोटल का कितने परसेंट है। तो हमें जवाब मिलेगा 40% है। तो 40% हमें पता चलने के बाद हम इसको हमेशा जो है वो 40% ही लेंगे, जैसे यहाँ पर जवाब आ गया। हर जो रिमेनिंग बैलेंस है, अगेन यहाँ पर जो कंपटीशन का कॉलम हमने बढ़ाया है उसमें जस्ट हमने एक काम करना है कि पहले साल रिमेनिंग बैलेंस फुल कॉस्ट है उसका 40% ले लिया, हमें अमाउंट पता चल गई। दूसरे साल उस अमाउंट को माइनस करने के बाद, कॉस्ट में से लास्ट ईयर के डिप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद हमारे पास जो है जो अमाउंट बचेगी, अगले साल की कैलकुलेशन में हम उस अमाउंट को लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से जो कि हमने ड्राइव किया है, और इसी तरह आगे मूव ऑन होंगे। लेकिन बस इसमें एक चीज़ याद रखने की है कि आखिर में हमें बुक वैल्यू में रेजिडल वैल्यू उतने साल के बाद उतनी ही बचानी है जितनी हमारे पास सवाल में मेंशन है। तो इसके लिए हमें इसको स्विच करना पड़ता है, और स्विच करने के लिए जो इंटर कॉमर्स वाले बैकग्राउंड वाले हैं वहाँ पर हम ये मेथड यूज़ इस तरह नहीं करते थे, वहाँ कंटिन्यू डिमिनिशिंग मुशारका था। यहाँ जो है ये स्विचिंग मेथड होता है, कि एक लिमिट तक जो है डिमिनिशिंग मुशारका, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मार्जिनल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज़ हो रहा है, और कोई ना कोई पॉइंट के बाद जो है वो हमें डिप्रिसिएशन स्विच करना पड़ता है स्ट्रेट लाइन पे। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5th ईयर में जो है इन्होंने 40% लेने के बजाय जो सैलवेज वैल्यू है, बुक वैल्यू की रेजिडुअल वैल्यू होनी चाहिए, वो माइनस कर ली। रिमेनिंग बैलेंस में से तो जो अमाउंट बची $203, उसको जो है वो एज अ डिप्रिसिएशन 5th ईयर के वो रिकॉर्ड कर लिया। तो सेम जो है यहाँ पर भी हम इस जो अभी सवाल हमने लिया हुआ है इसको भी इसी तरह सॉल्व कर सकेंगे। तो उम्मीद है आप लोग जो है बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। सवाल सॉल्व करने के बाद क्रॉस चेक करने के लिए आप एक दफ़ा जो है ऑलरेडी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है उसको मैच कर लेंगे कि जो जवाब हम दे रहे थे क्या वही जवाब आ रहे हैं। जैसे हमने कैलकुलेट किया था पहले साल का डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से 559,375, सेम वही है। इसी तरह फुल ईयर्स का हमने जो है वो कैलकुलेट किया था 1,18,750, सेम जो है वो अमाउंट वही है। आप इसको मैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो सोल्यूशन में इन्होंने शॉर्टकट दिया हुआ है आपको, तो आप वर्किंग जो है वो अगर प्रॉपर उस टेबल के जरिए करेंगे जो हम ऊपर करके आए हैं, तो आपके लिए ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। सही।
तो ये एक मेथड से किया, फिर इसी को उन्होंने दूसरे मेथड से सामने रखते हुए कर लिया, और इसमें जो है वो इसकी कैलकुलेशंस, फर्दर कैलकुलेशंस को यहाँ नीचे शो किया है। तो इन्होंने शॉर्टकट किया है। तो आप अगर ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो इससे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो है वो आपको प्रॉपर टेबल्स बनाने होंगे, जिस तरह के आपको सिखाया गया है, बताया गया है, और स्लाइड्स में भी आपको दिखाया गया है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई बात है ना समझ में आई हो, वो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। जी, खामोशी के दो मतलब होते हैं, या तो सब कुछ समझ में आ गया है या कुछ भी समझ नहीं आया। कौन सा मतलब है यहाँ? ऑनलाइन क्लासेस में जैसा कि मशहूर है कि लगा के सो जाते हैं, तो लग रहा है कि चलें, हम उसने जन रखते हैं, अच्छा गुमान रखते हैं कि सब कुछ समझ आ गया है, तो आगे मूव करते हैं। चलें, माशाल्लाह, एक स्टूडेंट ने बताया कि उनको समझ में आ गया है। अच्छा, इसी सिलसिले की हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 की हम बात करें, जो कि हम अपनी रिकॉर्डिंग के तकरीबन समझ लें कि उसमें शुरू कर रहे हैं। 1359। अच्छा, इसमें जो है वो अगेन हमारे पास जो है क्या है, डिप्रिसिएशन मेथड्स। अगेन एक्सरसाइज के नीचे अगर आप वर्डिंग्स देखेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा मामला, और पता चल जाएगा कि इसमें ये चाह क्या रहा है। तो इसमें जो है डिप्रिसिएशन मेथड्स, यानी डिफरेंट डिप्रिसिएशन मेथड्स जो ऑलरेडी आप स्लाइड्स में पढ़ के आए हुए हैं, उसको जो है कैलकुलेट कराना चाह रहे हैं। और उसमें आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, और इसी तरह जो है वो और 200% डिक्लाइनिंग की बात कर रहे हैं, और 150% डिक्लाइनिंग की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी आप लोग ये सॉल्व करके आ चुके हैं। अच्छा, लास्ट सवाल के अंदर एक पॉइंट रह गया था, वो सी वाला। ए में तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व कर लिया, बी में जो है वो हमने दूसरे मेथड यानी डबल डिक्लाइनिंग मेथड से सॉल्व कर लिया। सी में जो है इन्होंने एक और काम किया, विच ऑफ दीज। अब ये जो है सी वाला जो है ना, ये क्वालिटेटिव सवाल है, या एक लिहाज से जो है वो आपका कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कि ऊपर जो आपने कारनामे किए हैं, ऊपर वाले दो सवाल पार्ट ए और बी सॉल्व किए हैं, विच ऑफ दीज टू डिप्रिसिएशन मेथड्स, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड और डबल डिक्लाइनिंग मेथड, रिजल्ट्स इन द हाईएस्ट नेट इनकम फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ द इक्विपमेंट्स यूजफुल लाइफ। देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मेन पर्पस होता है कि वो जो है वो इन नेट इनकम की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो होती है, कि इनकम जो है उनकी बेहतर से बेहतर हो। और अज्यूम करें कि कोई मैनेजर जो है वो रखा गया है, और वो मैनेजर जो है वो उसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट भी होती है कि उसने कितना कमा के दिया ऑनर्स को। तो अब अगर इस हवाले से देखा जाए, तो कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा सूटेबल है नेट इनकम शुरू में, जो है नेट इनकम जो है वो ज़्यादा दिखाने के लिए। अच्छा, इसमें भी अगेन जैसा कि हमने स्लाइड्स में पढ़ा था कि एसेट टू एसेट जो है चीज़ें वेरी करती हैं। तो ऑडिटर्स जो है इस बात को इंश्योर करते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, वही किया गया है या नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्होंने कंपैरेटिवली हमसे पूछा है कि कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा सुटेबल है। अगेन, जब आप दोनों वर्किंग्स इस टेबल स्टाइल में कर चुके होंगे, या ऑलरेडी जैसे आपके सामने है इस टेबल में, तो हम देख सकते हैं कि पहले मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, पहले साल थी 59,000, लेकिन डबल डिक्लाइनिंग मेथड में पहले साल की डिप्रिसिएशन है 1 to 5, 1,25,000। सही है। तो अब पहले साल में कौन सा डिप्रिसिएशन मेथड बेहतर हुआ? नेट इनकम कब बेहतर होगी? जब हमारा एक्सपेंस कम होगा। तो इस वाले में एक्सपेंस कम है, यानी स्ट्रेट लाइन में पहले साल का एक्सपेंस कम है, तो इसको हम जो है विनर करार दे देते हैं। इसी तरह दूसरे साल में अगर मुकाबला करें तो 1,18,000 का मुकाबला है 2,18,000 से, तो इसमें भी विनर जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड विनर हो गया। सही है। तो सवाल में तो उन्होंने हमसे पूछा है 2 साल का, तो उस लिहाज से तो क्लियर कट जवाब है, बिला मुकाबला जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो विनर है पहले 2 साल के लिए। लेकिन हम सवाल को कुछ और बताते हैं कि ये कब तक, आखिर कब तक जो है ये स्ट्रेट लाइन जो है विनर रहेगा, और कब जो है वो डबल डिक्लाइनिंग मेथड जो है वो विनर बनना शुरू होगा। तो अगर इसमें हम ऑब्जर्व करें तो 1,18,000 वर्सेज 1,64,000, 164,000, तो ये अगेन विनर है।
फिर इसी तरह 1,18,000 स्ट्रेट लाइन और डबल डिक्लाइनिंग मेथड 123। तो अगेन विनर जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, स्टोरी कुछ इस तरह बदली कि स्ट्रेट लाइन मेथड ने 5th ईयर में अगेन 1,18,750 जो है वो डिप्रिसिएशन चार्ज किया। लेकिन डबल डिक्लाइनिंग मेथड चूंकि बाद में जो है वो फायदा देता है, तो यहाँ से फायदा आना शुरू हो गया। अगेन जब यहाँ से एक्सपेंस कम होना शुरू हुआ, तो इनकम स्टेटमेंट 5th ईयर से ऑनवर्ड जो है वो डबल डिक्लाइनिंग मेथड की विनर होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ से ऑनवर्ड आप देखते चले जाए, ये सारी विनिंग जो है स्ट्रेटजी, ये सारी विनिंग जो है वो किसकी है, अब यहाँ से ऑनवर्ड ये सारी की सारी जो है डबल डिक्लाइनिंग मेथड की है। तो आप कह सकते हैं जो पार्ट सी का जवाब है वो आपने वर्डिंग्स में देना है, अल्फाज में देना है। तो ये आपको जो है ये अल्फाज सजेस्टेड है, लेकिन कॉपी पेस्ट आपने करना नहीं है, अपनी अकल को अपने अल्फाज को इस्तेमाल करना है और उसमें आपने बताना है ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 years ऑफ एसेट्स लाइफ। तो तकरीबन इसी नौयत के बाद आप अपने अल्फाज में लिख देंगे कि ये जो है ये शुरू के 4 साल जो है स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो बेहतर था इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम ज़्यादा जो है वो इसमें शो हुई क्योंकि एक्सपेंस कम शो हुआ, और उसके मुकाबले में उसके बाद 5वें साल से लेकर और 9वें साल तक जो है वो डबल डिक्लाइनिंग मेथड जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सका। तो ये जो है ये हमारा 9.3 जो है वो कंप्लीट हुआ। 9.4 के अंदर जो है बेसिकली उसी तरह की एक चीज़ है, जस्ट इसमें एक और काम इन्होंने इजाफा किया है कि इन्होंने 9 पॉइंट स्ट्रेट लाइन से सॉल्व किया पहले, ऑलरेडी आप जिसको पहले समझ चुके हैं। इसके बाद जो है फिर डबल डिक्लाइनिंग मेथड से सॉल्व किया है क्योंकि ऐसे ही रिक्वायरमेंट था 1 2, और उसके बाद जो है फिर 150% जो है वो डिक्लाइनिंग अगेन, जिसमें हमने बात की थी कि ये जो है ये इसमें जो है डबल डिक्लाइनिंग के अंदर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेशंस में, फॉर्मूला सेम होगा। फॉर्मूला जो है ये वाला आपका मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला तरीक़ेकार होगा कैलकुलेशंस के लिए। बस 150% के अंदर क्या करना होगा, अपने एयर अपनी जगह आएंगे, 150% के अंदर 1.5 आ जाएगा, 200% या डबल डिक्लाइनिंग के अंदर 2 आ जाएगा। जस्ट इतना फ़र्क है, बाकी जो है वो आपकी वर्किंग्स सेम रहेंगी। तो ये तीनों वर्किंग्स करने के बाद इन्होंने अलग अलग टेबल्स में और उसके बाद जो है फिर कहानी बता दी। वो तो जो है वो जो इसका पार्ट बी था उसका जो है जवाब दिए पार्ट ए, उसके 1 2 3, और पार्ट बी जो है वो इसमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज। तो ये जो है ये ऑलरेडी जो मेथड हम ऊपर तफसील से बात करके आए हैं उसको सामने रखते हुए प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड है। यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड हम स्लाइड्स में सीख के आ चुके हैं कि सिमिलर फार्मूला इसका स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह सिमिलर फार्मूला। अगेन मैं स्लाइड्स भी आपको दिखा दूं ताकि आपको रिकंसाइल करने में समझने में आसानी हो जाए। यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड में जिस तरह कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और उसको डिवाइड हम करेंगे एस्टिमेटेड यूनिट्स ऑफ आउटपुट से कि इसमें हमने एस्टिमेशन क्या की है। जैसे ये सवाल आपके सामने था, उसमें एस्टिमेशन करनी होती है। तो जिस तरह नॉर्मल स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, एयर ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेड लाइफ ईयर्स को जो है यहाँ वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पर जो है कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम जो है वो एस्टिमेटेड यूनिट्स ऑफ लाइफ कर लेते हैं। तो हम इसी सवाल के लिहाज से देख लेते हैं। ये जो है ड्यूरिंग द करंट ईयर एयरपोर्ट ऑटो रेंटल परचेज 60 न्यू ऑटोमोबाइल्स, इन्होंने जो है वो 60 नई गाड़ियां खरीदी हैं और उसकी कॉस्ट जो है वो $14,000 पर गाड़ी है, पर कार है। और होल द कार्स विल बी सोल्ड, अब ये जो है ये इन्होंने रेजिडुअल वैल्यू यहाँ पर 5,000 ईच लगाई है। और ड्रिवन ये जो है एज दे हैव बीन ड्रिवन 50,000 माइल्स। तो ये बेसिकली 50,000 माइल्स जो है ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ये आपके पास जो है वो पॉसिबल आउटपुट है कि कितना आउटपुट इनसे हमें मिल सकता है। सही, तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट्स हो गए। सही है, नंबर ऑफ माइल्स, कितने मील जो है ये चले हैं। और जो है ये वाला अल्लाह आपका भला करे 14,000 जो है ये कॉस्ट हो गई और 5,000 जो है ये रेजिडुअल वैल्यू हो गई। तो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की तो 9,000 बच गए, और उसको जो है वो हमने डिवाइड कर दिया 50,000 माइल्स से। तो हमारे पास क्या जवाब आ गया, पर माइल क्या कॉस्ट है।
पर माइल क्या कॉस्ट है। अब इसमें अगला काम क्या करना है कि इस साल कितना चला। अच्छा, पार्ट ए में इन्होंने यही रिक्वायरमेंट थी कि पर यूनिट का निकालें, और पार्ट बी में जो है अज्यूम कर रहे हैं हमने कि इतने जो है ये चले हैं, इतने माइल्स चले हैं, और उतने माइल्स चलने के बाद उस साल का या ईयर 1 का ईयर 2 का जो है वो कितनी कॉस्ट आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ अच्छा हुआ लर्निंग पॉइंट हमें मिल गया। ये हमने स्क्रीनशॉट लिया है 16 एडिशन का, बुक विलियम्स, हाका और एटॉल, इनकी जो है बुक का हमने 16 एडिशन लिया है। उसमें ये माइल्स टोटल इन्होंने चले हैं 1,77,000 माइल्स जो है ये चले हैं। अब यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें, ये सवाल के अंदर जो इसका सोल्यूशन आपको साथ साथ दिया गया है, उससे हेल्प लेने की मदद कि कब आपको पता चले कि आपकी गलती है, और कब पता चले कि ये गलती आपकी नहीं है, बल्कि ये जो है ये जो एडिशन डिफरेंस है उसकी वजह से है। जैसे मिसाल के तौर पर हमें बुक में पता है कि बुक में यहाँ मेंशन है 17 यानी 1,770,000 जो है वो थाउजेंड, सही है, 1.770 000 ये जो माइलेज हमें यहाँ पर मिल गए, लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। तो आप इसको ये समझें कि बेसिकली ये जो सॉल्यूशंस बने हुए हैं ये किसी और एडिशन के हैं, किसी और इसी बुक के किसी और एडिशन के हो सकते हैं, 15 एडिशन के हों, 14 के हों, 13 के हों, तो अल्लाह आलम कौन से एडिशन के हैं। तो अगर आपका मेथड, आपकी थ्योरी, आपका जो है वो तरीक़ेकार दुरुस्त है, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने जस्ट क्या करना होगा, पुट करना होगा इस डेटा को सही अंदाज में, और बाकी वर्किंग अगर आपकी एक्यूरेट है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरह आप 9.13 को भी जो है यूनिट ऑफ आउटपुट्स मेथड के ज़रिए समझ सकते हैं। और आखिर में जो है इसमें इन्होंने बताया है कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा मेथड बेहतर है। तो जवाब में ये बता रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर ये वाला मेथड यूनिट्स ऑफ आउटपुट वाला ज़्यादा बेहतर है। तो सवाल पढ़ेंगे, जवाब जो है थियोरेटिकल आप बहुत अच्छा सा बना सकेंगे। तो ये प्रैक्टिस को जो है हमने फोकस किया डिप्रिसिएशन को, और यहीं हम इस रिकॉर्डिंग को क्लोज करते हैं। और रिकॉर्डिंग क्लोज होने के बाद आप लोग अभी तशरीफ़ रखिए, जाइए।